मैं सबसे पहले सबर इंस्टीट्यूट, जो बंगाल का एक मशहूर थिंक टैंक है, उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में करीब आज भी 27 लाख लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन और क़याम के लिए ठहरे हैं ताकि उस ट्राइब्यूनल में जाकर उनके नामों का दोबारा SIR के फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ सके। तो एक मुख्तसर सा तारुफ सबर इंस्टीट्यूट का ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर ये देख रहे थे और मैं जब बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गया भी, तो वहाँ पर भी मैंने सबर इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों की मेहनत, उनका एक कमिटमेंट के बारे में सुना और जाना। बल्कि एक क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने पूरे मुल्क में इस बात को बताया कि कैसे बंगाल में किस तरीक़े से वोटर लिस्ट से नामों का उनको हटाया जा रहा है या फिर उस पर सही काम नहीं हो रहा है। तो दुनिया के सामने आप लोगों की मेहनत थी कि सबको मालूम हुआ कि कैसे किस तरीके से वहाँ पर मुश्किलात का सामना वोटर्स को करना पड़ा। तो हम लोग आपके ज़िम्मेदारों से रब्ता किए, कांटेक्ट किए और हम उनसे गुजारिश किए कि आप भी यहाँ पर आइए और आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो हमसे शेयर करिए, ताकि हमारी कोशिश ये है कि जब SIR की फाइनल लिस्ट तेलंगाना में अक्टूबर में आएंगी, उसमें कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम मिस ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जुलाई को SIR का जो डोर टू डोर मैप्स फॉर्म देना है और वापस लेना है, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर 1 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट आएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जिन नोटिस आएंगे और इलेक्टर्स को एनोमलीज के बारे में, उस वक्त आप तमाम वकलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और हम ये सबर इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों को यहाँ पर इसलिए बुलाए हैं कि वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट में जब नोटिस इलेक्टर्स को आएंगे, वोटर्स को आएंगे, हम कैसे उसको उनकी नोटिस का जवाब देना, क्योंकि नोटिस जाएगी ERO के पास, वोटर को जाके ERO को बताना पड़ेगा। तो इसमें आप ये तजुर्बा और आप लोग वहाँ पर बहुत मेहनत किए और एक रेप्यूटेटेड थिंक टैंक है और इसीलिए आप तमाम लॉयर्स को, वकला को भी तकलीफ दी गई है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना आज कोर्ट भी है, आप छोड़कर यहाँ पर आए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोगों के लॉयर्स का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है और आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से हो सकता है इंशाअल्लाह के लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और आप जानते हैं कि बंगाल में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यानी रेशन उनको नहीं मिल रहा, निकाल दिया गया उसको। और एक मशहूर जर्नलिस्ट है वहाँ के, बहुत मशहूर बड़ा अखबार है टेलीग्राफ, उसके एडिटर थे, बहुत मशहूर आदमी है, उनके पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हुआ, फिर अब रिन्यू हो गया वो। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हम अभी से आप लोगों को जहमत दिए, हमारे सबर इंस्टीट्यूट के तमाम हमारे ज़िम्मेदारों को हम यहाँ पर तकलीफ देना पड़ा, ताकि जो गलतियाँ वहाँ पर हुई हमसे नहीं होना यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग का एक बहुत बड़ा रोल है, वकीलों का, लॉयर्स का। अब तो खैर फॉर्म दिए जा रहे हैं MIM पार्टी की तरफ से। आप देखें कि एक ऐप भी हम लोग बनाए, हर जगह हेल्प डेस्क सेंटर है, मगर अब बहुत बड़ा रोल ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद शुरू होगा। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नोटिस जाएंगे एनोमलीज की। अब किसी का जो भी एनोमलीज है, अब मिसाल के तौर पे 2002 में नाम नहीं है, मगर अभी फाइनल लिस्ट में उनको इन्यूमरेशन फॉर्म आ गया, तो उनको डॉक्यूमेंट्स लगा कर देना है। तो उस वक्त आप लोग जाकर उन वोटर्स के साथ ERO के पास आपको रहना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा आप लोगों को।
और इससे बहुत से गरीबों का फ़ायदा होगा। याद रखिए, अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में जो गरीब है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। और खैर ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप देखिए कि एक नोट मेरे पास है जिसमें हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एक थिंक टैंक है, लोकनीति CDS। उन्होंने एक सर्वे किया था, बहुत ही दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है। 5 रियासत का और दिल्ली का उन्होंने सर्वे किया। उसमें उनको मालूम हुआ कि 52%, माने मुल्क के 5 स्टेट्स और दिल्ली को मिलाकर 52% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 41% के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और 42% के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब आप बताइए कि दिल्ली का एक रेप्यूटेड थिंक टैंक 5 स्टेट्स और दिल्ली का सर्वे करके बोल रहा है कि 52% के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 42% के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है और 42% के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया गया है। उन्होंने कहा कि 82% ऑफ चिल्ड्रन इन द रिचेस्ट वेल्थ ग्रुप हैड देयर बर्थ रजिस्टर्ड, माने जो दौलतमंद लोग हैं उसमें से 82.3% के पास जो दौलतमंद का ग्रुप है, माने जो तबका है, उसमें उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। और जो गरीब है 40.7% के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। फिर शेड्यूल ट्राइब में 60% के पास नहीं है और शेड्यूल ट्राइब्स का 55% के पास नहीं है और दूसरे जो कास्ट है 71%। तो अब आप बताइए, अब 2004 के बाद जो पैदा हुए उनको तो 3 डॉक्यूमेंट देना है, खुद का, माँ बाप का, तीनों का देने का है। तो इसीलिए ये जो SIR हो रहा है, ये बड़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। और मैं आखिर में ये बात तेलंगाना हुकूमत से ये डिमांड करता हूँ, अपील नहीं कर रहा हूँ कि अभी वक्त है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट को कि वो तेलंगाना के गरीबों के लिए एक फौरन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दो। आप देखिए 12 डॉक्यूमेंट में तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, NRC नहीं हुआ, फैमिली रजिस्टर नहीं है। मैं आपको बड़ी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला पूरे तेलंगाना में गरीबों का यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग? और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट SIR में। जब क्या करेंगे आप? देखिए, कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहा तो पुरसा कैसा देते उसको बोलो आप मेरे को। तो जिंदा लोगों का अगर नाम नहीं आएगा कागज की बुनियाद पे, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यकीनन चीफ मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार हूं कि जनवरी में मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाकर उनको रिक्वेस्ट करें, मिले, समझाएं उनको, तो तब जाकर वो आप देखेंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मी सेवा के सेंटर्स का इजाफा हो गया। उसके जरिए से लोगों को डॉक्यूमेंट मिल रहा है, मगर उसमें भी सिर्फ 10 साल का 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिल रहा है, 10 साल पुराना नहीं मिल रहा उसमें। तो इसीलिए हम तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मैं जानता हूं आर्टिकल 371D है तेलंगाना में, मगर वो 371D उसको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर कोई क्लास 6 से कंटिन्यूअसली 4 साल पढ़ा तो लोकल रेजिडेंट हो गया उन्हें। आप लोग जानते होंगे 371D है, आप पूरे लॉयर्स है। जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोल रहा है 4 साल, आप देते क्यों नहीं भाई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट? क्या चीज है जो आपको रोक रही है? ये मैं डिप्टी CM को भी मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको, चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद उन ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो MPs यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको। रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दीजिए और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहाँ पर पैदा हुआ तेलंगाना में, उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप 2 परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसको, उसके दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम, 2 सर्टिफिकेट उसको, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जब 4 साल कंटिन्यूस एजुकेशन अगर यहाँ पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, तो उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उसको हिस्सा मिल सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको? ये ताज्जुब की बात है। और गवर्नमेंट के पास कई डेटा है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आप उस डेटे को भी बुनियाद बना सकते। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को, देखो साजिश हो गई। साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंगा कर रहे हो। अरे जमीनी हकीकत ये है, रोज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से आप मजलिस के एमएलए से पूछ लीजिए, कम से कम मिनिमम रोज 50 से 60 लोग पिछले 2 महीने से रोज बोल रहे साहब डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने की बुनियाद पर आप कैसा किसको महरूम कर देंगे? बोलो आप। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तेलंगाना की हुकूमत को देना चाहिए, हम डिमांड करते हैं उस बात को। और डिप्टी सीएम ये काम कर सकते, मैं उनको बोला भी हूं, वो समझे भी मेरी बात को। और सीएम को चाहिए कि आप दो ना, बाजू पड़ोसी रियासत में दे रहे, यहां पर क्यों नहीं दे सकते आप? तो खैर बहरहाल ये बात बोलना था। अब ये पूरा मैं जिम्मेदारी और प्रोग्राम की जिम्मेदारी हमारे साबिर साहब को और उनके कलीग्स को देता हूं। मेरी आप लॉयर से गुजारिश है कि आराम से बैठिए, प्रोग्राम पूरा खत्म होने के बाद हम लोग नमाज जो पढ़ना चाह रहे नमाज पढ़ के लंच करके आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह। मगर पूरा सुनिए, साबिर भाई जो बोलेंगे, उनके कलीग भी है जो बेचारे लंबा सफ़र करके बंगाल से यहाँ पर आए, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। और आप उसके बाद आपके कोई सवालात है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछिए। मगर जितने लॉयर्स यहाँ पर आए और जो यहाँ पर नहीं आ सके, प्लीज़ आपकी सर्विसेज की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको ये बहुत बड़ा अजर मिलेगा अल्लाह सुब्हान ताला के पास से, क्योंकि ये आपको अपनी काबिलियत दिखाना है और जेन्युइन वोटर को उसका राइट मिलना है। आप जानते कि देखिए, अभी आप साबिर भाई भी देखे होंगे, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम एसआईआर में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया, नहीं हुआ। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को बिठाकर वजीर दाखिला मीटिंग ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे, ये एसआईआर एक आसान काम नहीं है, और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। मगर हम क्या करेंगे? हमको करना है सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ बन जाता है।
तो इसलिए हम तमाम को मिलकर ये काम करना बेहद जरूरी है। मैं फिर से तेलंगाना गवर्नमेंट से बोल रहा हूं कि आप इशू करो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, पैरामीटर्स बनाओ। आप याद रखिए, अगर बाद में फाइनल लिस्ट आने के बाद आप आके हमको अरे गलत हो गया, साजिश हो गई, ये सब बातें मत करो। अभी ये टाइम रिएक्ट करने का है, कंस्ट्रक्टिव काम करने का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर इस बात का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को मालूम हो सके, और ये गवर्नमेंट समझो इस बात को। ममता बनर्जी अपना इलेक्शन हार गई, स्टालिन अपना इलेक्शन हार गए, ममता बनर्जी तो अपना बूथ में इलेक्शन हार गई जहां घर था उसका। ये लोग समझ रहे नहीं, ये लोग मजलिस को बदनाम क्यों करते? अरे इनू एक्साइटमेंट में आ जाते। अरे भाई एक्साइटमेंट नहीं है, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। पूरे बिहार में मैं देख के आ रहा हूं, तो इसीलिए ये लोग समझ रहे नहीं बेचारे। खाली एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अरे रिव्यू मीटिंग क्या होता जी? तुम एक डिसीजन लो, लेके बोलो तेलंगाना के गरीबों के लिए हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे रहे, आप दे जारी करो। देखो, एक मिनिमम से मिनिमम जो मर गए लोग उनका नाम कटना चाहिए, डबल एंट्री है कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए, जो नहीं है उनका कटना चाहिए। मगर जो जेन्युइन वोटर है उसको कैसा डिनाई कर रहे हैं आप? और खास तौर से ये हाई लेवल ऑफ इंक्वायरी जो हमारे होम मिनिस्टर साहब बनाए, स्पेशली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसे को कि यू फॉरवर्ड दोस नेम्स whose names have been excluded from SR to the competent authority का सुप्रीम कोर्ट है, होम अफेयर्स है। ये हाई लेवल ऑफ कमीशन बना दिए। तो ये सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब, ठीक है आप टाइम नहीं दे रहे मिलने का, मत दीजिए, मेरे को इतराज नहीं है, मगर पब्लिक के लिए मैं इस अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, अगर ये कांग्रेस गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करेंगी तो जो गरीबों का नाम कटेगा उसके बाद रोना नहीं उन्होंने आके यहाँ पे, और उन्होंने समझ रहे नहीं। और टीआरएस वाले तो खैर बेचारे, उन्होंने भी एक अजीब है। अरे तुम मेन अपोजिशन है बाबू, तुम 10 साल हुकूमत करे, लेटर लिखो इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि वो 12 डॉक्यूमेंट एग्जॉस्टिव नहीं है, मगर एग्जॉस्टिव ही है वो। इन लेटर एंड स्पिरिट इट इज एग्जॉस्टिव ओनली। तो ये चीजें थी। मैं साबर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले साबर इंस्टीट्यूट जो बंगाल का एक मशहूर थिंक टैंक है, उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मुकद्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में करीब आज भी 27 लाख लोग जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, और वो ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन और क़याम के लिए ठहरे हैं ताकि उस ट्राइब्यूनल में जाकर उनके नामों का दोबारा SIR के फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ सके। तो एक मुख्तसर सा तारुफ साबर इंस्टीट्यूट का ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठकर ये देख रहे थे, और मैं जब बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गया भी तो वहाँ पर भी मैंने साबर इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदारों की मेहनत, उनका एक कमिटमेंट के बारे में सुना और जाना। बल्कि एक क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने पूरे मुल्क में इस बात को बताया कि कैसे बंगाल में किस तरीके से वोटर लिस्ट से नामों का उनको हटाया जा रहा है या फिर उस पर सही काम नहीं हो रहा है। तो दुनिया के सामने आप लोगों की मेहनत थी कि सबको मालूम हुआ कि कैसे किस तरीके से वहाँ पर मुश्किलात का सामना वोटर्स को करना पड़ा। तो हम लोग आपके ज़िम्मेदारों से रब्ता किए, कांटेक्ट किए, और हम उनसे गुजारिश किए कि आप भी यहाँ पर आइए और आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो हमसे शेयर करिए, ताकि हमारी कोशिश ये है कि जब SIR की फाइनल लिस्ट तेलंगाना में अक्टूबर में आएंगी उसमें कोई भी जेन्युइन वोटर का नाम मिस ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जुलाई को SIR का जो डोर टू डोर
मैप्स फॉर्म देना है और वापस लेना है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर 1 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट आएंगे। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जिन नोटिसेस आएंगे और इलेक्टर्स को एनोमलीज के बारे में, उस वक्त आप तमाम वकलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और हम ये सबर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को यहाँ पर इसलिए बुलाए हैं कि वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट में जब नोटिसेस इलेक्टर्स को आएंगे, वोटर्स को आएंगे, हम कैसे उसको उनकी नोटिस का जवाब देना, क्योंकि नोटिस जाएगी ईआरओ के पास, वोटर को जाके ईआरओ को बताना पड़ेगा। तो इसमें आप ये तजुर्बा और आप लोग वहाँ पर बहुत मेहनत किए और एक रेप्यूटेटेड थिंक टैंक है, और इसीलिए आप तमाम लॉयर्स को, वकला को भी तकलीफ दी गई है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना आज कोर्ट भी है, आप छोड़कर यहाँ पर आए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोगों के लॉयर्स का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है, और आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से हो सकता है इंशाअल्लाह के लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। और आप जानते हैं कि बंगाल में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से यानी रेशन उनको नहीं मिल रहा, निकाल दिया गया उसको। और एक मशहूर जर्नलिस्ट है वहाँ के, बहुत मशहूर बड़ा अखबार है टेलीग्राफ, उसके एडिटर थे, बहुत मशहूर आदमी है, उनका पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हुआ, फिर अब रिन्यू हो गया वो। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हम अभी से आप लोगों को जहमत दिए, हमारे सबर इंस्टीट्यूट के तमाम हमारे ज़िम्मेदारों को हम यहाँ पर तकलीफ देना पड़ा, ताकि जो गलतियाँ वहाँ पर हुई हमसे नहीं होना यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग का एक बहुत बड़ा रोल है, वकीलों का, लॉयर्स का। अब तो खैर फॉर्म दिए जा रहे हैं MIM पार्टी की तरफ से, आप देखें कि एक ऐप भी हम लोग बनाए, हर जगह हेल्प डेस्क सेंटर है, मगर अब बहुत बड़ा रोल ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद शुरू होगा। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद नोटिसेस जाएंगे एनोमलीज की। अब किसी का जो भी एनोमलीज है, अब मिसाल के तौर पे 2002 में नाम नहीं है, मगर अभी फाइनल लिस्ट में उनको इन्यूमरेशन फॉर्म आ गया, तो उनको डॉक्यूमेंट्स लगा कर देना है। तो उस वक्त आप लोग जाकर उन वोटर्स के साथ ERO के पास आपको रहना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा आप लोगों को, और इससे बहुत से गरीबों का फ़ायदा होगा। याद रखिए, अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में जो गरीब है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। ये बहुत बड़ी परेशानी है।